स्टूडेंट्स, जेपी ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th में जो हमारी पाठ्य पुस्तक है क्षितिज में, उसमें पाठ क्रमांक जो 3 है सेनापति, उनके जीवन परिचय तथा उनके द्वारा जो रचित कवित्त है उस कवित्त में से लिए गए ऋतु वर्णन के पाठ का परिचय का अध्ययन करेंगे। उससे पहले मैं कवि सेनापति के जीवन परिचय के बारे में आपको मौखिक जानकारी दे रहा हूँ। रीतिकालीन कवियों में श्रेष्ठ कवि सेनापति का जन्म उत्तर प्रदेश के अनूप शहर में संवत 1616 में हुआ था। उनके पिता का नाम गंगाधर और पितामह का नाम परशुराम था। पितामह का मतलब होता है दादाजी। वे दीक्षित गोत्रीय ब्राह्मण थे। उनके गुरु हीरामणि दीक्षित, उनके गुरु का नाम हीरामणि था, गुरु हीरामणि दीक्षित। सेनापति का उपनाम, ये सेनापति इनका उपनाम था, पर वास्तविक नाम के बारे में कोई जानकारी की हकीकत में उनका नाम क्या था कोई जानकारी उपलब्ध नहीं पाई जाती। जीवन के परवर्ती चरण में, यानी जीवन के जो बाद का जो जीवन था, जो समय था, उसमें उन्होंने संन्यास ले लिया था। वृंदावन में रहते हुए भी उन्होंने अपना इष्ट, यानी जब वृंदावन में रहते थे, लेकिन उन्होंने अपना जो इष्ट था, जो भगवान था, कि कौन से भगवान को, कौन से देवता को मानना चाहिए, तो इन्होंने अपना इष्ट राम और जनक नंदनी सीता को माना। काव्य कल्पद्रुम और कवित्त रत्नाकर, इनकी दो रचनाएं मैंने आपको बताई, काव्य कल्पद्रुम और कवित्त रत्नाकर। ये जो हम ऋतु वर्णन पढ़ेंगे ये कवित्त रत्नाकर से लिया गया है, और काव्य जो कल्पद्रुम है वह अप्राप्य है, अर्थात उपलब्ध नहीं है, इनके बारे में जानकारी नहीं। आपने मुक्तक काव्य की रचना की है जिसमें षड ऋतु वर्णन विशेष प्रति, यानी आपने मुक्तक काव्य की रचना की जिसमें 6 ऋतुओं का वर्णन आपने बहुत ही बखूबी से वर्णन किया है। यह वर्णन अलंकार प्रधान है, यानी जहां भी इन्होंने ऋतुएं जो जितनी भी 6 ऋतु है, षड ऋतु है, उनमें आपने और अलंकारों का जो मुख्य प्रयोग करना चाहिए आपने किया, जिसमें प्रकृति की स्वर्गीय सुषमा, प्रकृति की जो स्वर्गीय सुषमा अर्थात अत्यंत बहुत ही सुंदर लगने वाली, कहीं कहीं कला के अलंकारिक यानी अलंकार रूप देना मेघाडंबर में दब सी गई, अर्थात अलंकार जो बादलों की जो गरज है उसके अंतर्गत दब गई। पुनः बताऊं, इन्होंने प्रकृति के स्वर्गीय सुषमा अर्थात जो प्रकृति की जो सुंदर रचना है, सुंदरता है, इनके कला के कारण से अलंकारिक मेघाडंबर का मतलब होता है बादलों की जो गर्जना है उसमें दब गई है, क्योंकि इन्होंने अलंकारों का प्रयोग बड़े ध्यान से दक्षित होके किया है। फिर भी ऋतु वर्णन में आपका स्थान अद्वितीय है, अनोखा है, अद्भुत है, बेजोड़ है। आपकी भक्ति और लीला विषय पदों में बड़ी तल्लीनता है। आपने जो मैंने 2 रचना बताई, काव्य कल्पद्रुम और कवित्त रत्नाकर। कवित्त रत्नाकर, कवित्त एक प्रकार का मनहरण कवित्त होता है। यह एक प्रकार का वर्णिक छंद होता है, यानी प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं और 16वें और 15वें वर्ण के बाद यति होती। यति का मतलब होता है ठहराव, यति का मतलब जहां अल्पविराम कहते हैं, और अंत में गुरु लघु नहीं होता, यानी बड़ी और छोटी मात्रा नहीं होती है। अब पाठ्य पुस्तक के आधार पर देखिए जीवन परिचय। सेनापति का जन्म दीक्षित गोत्रीय ब्राह्मण परिवार में विक्रम संवत 1616 में हुआ, जो मैं पूर्व और परिचय के आधार पर आपको बता चुका हूं। यानी सेनापति का जन्म दीक्षित गोत्रीय ब्राह्मण परिवार में विक्रम संवत 1616 में हुआ था। उनके पिता का नाम गंगाधर और पितामह का नाम परशुराम दीक्षित था, यानी पिताजी का नाम तो गंगाधर और दादाजी का नाम, पितामह का मतलब होता है दादाजी का नाम परशुराम दीक्षित था। उनके विद्यागुरु हीरामणि दीक्षित थे, यानी उनको विद्याधन देने वाले या उनके जो गुरुजी का नाम था हीरामणि दीक्षित थे। वे बहुत ही आत्मविश्वासी थे, स्वयं पर विश्वास करने वाले थे। अपना परिचय देते हुए
एक स्थान पर उन्होंने कहा, स्वयं का परिचय देते हुए बताया, क्या बताया, सेनापति सोई सीतापति के प्रसाद जाकी, सब कवि कान दे सुनत कविताई हैं। यानी कवि सेनापति एक प्रकार से, जिस प्रकार से सेना का कोई सेनापति होता है, उसी के आधार पर आप सेनापति थे। साथ में ही भगवान श्री राम की आपके ऊपर अनन्य कृपा होने के कारण से ये जब कविता रचना करते थे, किसमें, श्लिष्ट पदों में। श्लिष्ट पद का मतलब होता है एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, उसके आधार पर आप अपनी कविता रचना करते थे। तो सभी कवि इनकी कविता रचना की चतुराई को बड़े ध्यान देकर सुनते थे। ये रीति काल के महान एवं भाव प्रवण कवि माने जाते हैं। यानी उस समय जो रीति काल था उसके आप महान और भाव प्रवण कवि माने जाते हैं। भाव प्रवण का मतलब होता है भावुक और संवेदनशील युक्त कवि माने जाते हैं। कुछ लोगों का कथन है, कहना है, कुछ लोगों का कहना है कि सेनापति इनका उपनाम या उपाधि है। यानी कुछ लोग ये कहते हैं कि उनके मतानुसार कि सेनापति उनका उपनाम या उपाधि है, किंतु इनका मूल नाम किसी को भी ज्ञात नहीं। यानी वास्तव इनका नाम क्या है किसी को भी पता नहीं है। परंतु इस बात में कतई संदेह नहीं है कि हमें इस बात में किसी प्रकार की शंका नहीं है कि काव्य कला और मौलिकता की दृष्टि से, यानी मूल रूप से या वास्तविकता की दृष्टि से युगीन कवियों में, उस युग के कवियों में वे सेनापति की बात थी। जिस प्रकार से सेना का एक सेनापति होता है, उस समय के आप जब काव्य रचना करते थे, काव्य रचना में जब ये निपुणता थे, दक्ष थे और मौलिकता के साथ वास्तविकता की दृष्टि से देखा जाए तो उस समय के कवियों में आप एक सेनापति के समान थे। सेनापति राम भक्त कवि थे। यानी सेनापति जो कवि थे वे भगवान राम के भक्त थे। श्लेष अलंकार के प्रयोग में वे सिद्धस्त थे। श्लेष अलंकार जो है, श्लेष अलंकार का मतलब होता है जब वाक्य में एक से अधिक अर्थ वाले शब्द या शब्दों का प्रयोग किया जाए, एक से अधिक अर्थों का बोध कराए, उसको श्लेष अलंकार कहते हो। ये तो आप सेनापति ने यानी अपने कविताओं में श्लेष अलंकार का बड़े शानदार तरीके से आपने प्रयोग किया है। साथ में ही श्लेष अलंकार के प्रयोग में सिद्धस्त थे, अर्थात कुशल थे, प्रवीण थे, दक्ष थे। उन्होंने किसी कवि का अनुसरण नहीं किया। कहा जाता है कि उन्होंने किसी भी कवि के और पीछे नहीं चले, अनुकरण नहीं किया। ये रीतिविद कवियों की, ये रीतिबद्ध कवियों की श्रेणी में आते हैं। इनकी दो रचनाएं प्रसिद्ध है, काव्य कल्पद्रुम तथा कवित रत्नाकर। यानी इनकी दो रचनाएं जो है वे प्रसिद्ध मानी जाती है, जिसका एक नाम है काव्य कल्पद्रुम तथा दूसरे का नाम है कवित रत्नाकर। काव्य कल्पद्रुम जो अप्राप्य यानी उपलब्ध नहीं है, इनका काव्य शास्त्रीय ग्रंथ रहा होगा। जो इनकी काव्य है वो शास्त्रीय ग्रंथ के अनुसार रहा होगा। इनके कवित्वों में अलंकार और रस ध्वनि के उदाहरण एक से बढ़कर एक मिलते हैं। कहने का मतलब है इनके जो कवित हैं, यानी कवित के बारे में मानहर कवित है जिसमें ये वर्णिक छंद होता है। दूसरी बात, इसमें 31 वर्ण होते हैं, 16वें और 15वें पर यति होती है। तो इनके कवित्वों में अलंकार और रस ध्वनि के उदाहरण एक से बढ़कर एक मिलते हैं। यानी रस ध्वनि होती है जहां काव्य को गाकर जो आनंद लिया जाता है, उनके उदाहरण एक से बढ़कर एक मिलते हैं। इन्होंने अलंकार संप्रदाय का अनुसरण किया, यानी अपने काव्य में इन्होंने अलंकारों का प्रयोग बड़े सावधानी और दक्षता से किया है। सेनापति ब्रज भाषा के कवि, यानी इन्होंने ब्रज भाषा का प्रयोग किया। साधारण शब्द भी उनके हाथ में आते ही, यानी हल्के से हल्के या साधारण से साधारण हल शब्द भी इनके हाथ में आते ही सैनिक की भांति सशक्त बन जाते हैं। यानी जैसे ही इनके हाथ में
कोई भी ऐसा शब्द प्राप्त हो जाए साधारण सा, तो उस शब्द को ये काव्य रचना में एक सैनिक के भांति उस शब्द को और मजबूत बना देते हैं, समर्थ बना देते हैं। वे फारसी शब्दों का प्रयोग भी करते थे, यानी अपने काव्य में फारसी शब्दों को भी काम में लेते थे। उनकी रचनाओं में प्रसाद और ओज गुण की प्रधानता है। इनकी जो काव्य कल्पद्रुम और कविता रत्नाकर जो काव्य हैं, इन्होंने प्रसाद और ओज गुण की प्रधानता है, अर्थात प्रमुख रूप से उन्होंने प्रसाद और ओज गुण को काम में लिया है। अब जैसे ओज गुण यानी पहले बताया प्रसाद गुण। प्रसाद का मतलब होता है जिस काव्य को पढ़ने, प्रसाद गुण का अर्थ होता है जिस काव्य को पढ़ने या सुनने से हृदय खिल जाए, यानी किसी काव्य को पढ़ना, सुनना और हृदय प्रसन्नचित हो जाए और खिल जाए, तो हृदयगत शांति का बोध कराता है, उसको प्रसाद गुण कहा जाता है। दूसरा है, सामने है ओज गुण। ओज गुण का मतलब होता है जिस रचना के पढ़ने अथवा सुनने से पाठक यानी पढ़ने वाला, पाठ को पढ़ने वाला और श्रोता के मन में, श्रोता होता है सुनने वाले के मन में आवेग और उत्साह पैदा होता है, उसको ओज गुण कहते हैं। परिमार्जित भाषा का प्रयोग और भाव गांधीर्य उनके काव्य की विशेषता है, यानी उन्होंने भाषा की जो सुद्रूपता है, परिमार्जित का मतलब होता है भाषा का सुद्रूप, उसका प्रयोग किया, साथ में भावों की जो गंभीरता काव्य में होनी चाहिए, ये उनकी विशेषता, यानी परिमार्जित भाषा का प्रयोग और भावों की गंभीरता इनके काव्य की विशेषता बताई गई है। अब हम जो ऋतु वर्णन कविता रत्नाकर से लिया गया जो ऋतु वर्णन है पाठ परिचय, उसके बारे में समझ जानकारी प्राप्त करेंगे। यहाँ प्रस्तुत कविता सेनापति के ऋतु वर्णन का प्रौढ़ और प्रांजल नमूना है, यानी जो ऋतु वर्णन कविता हम पढ़ेंगे सेनापति के द्वारा, वह कविता ऋतु वर्णन का प्रौढ़ का मतलब होता है पूर्णता से बढ़ा हुआ और प्रांजल का मतलब सरल और स्पष्ट नमूना हमें मिलता है। इनमें पूरी निपुणता से, दक्षता से, कला से, दक्षता से, चतुराई से ऋतु के उपादानों यानी जो ऋतु की जो उपयोगिता है एवं उसके लक्षणों का उपयोग कवि ने बड़े शानदार तरीके से किया है। वसंत का वैभव पूरी छटा के साथ पंक्तियों में पिरो गया है, यानी कवि के द्वारा जो वसंत ऋतु का जो ऐश्वर्य है, उसकी जो शोभा है, उन्होंने अपने काव्य की पंक्तियों में पिरो दिया गया। कवि ने ऋतु वसंत का सूक्ष्मता पूर्वक मानवीकरण किया है। कवि ने वसंत ऋतु का अपने काव्य में बड़े बारीकी से मानवीकरण किया है। मानवीकरण का मतलब होता है मनुष्य बनाना, मनुष्य रूप देना, साहित्य में बताया गया है, जहां जड़ पदार्थ का मानवीकरण होता है, यानी सजीव भावनाओं का वर्णन चीजों में किया गया, मानवीकरण माना जाता है। पूरा परिदृश्य राजा के आगमन काल की वस्तुओं एवं भावनाओं से बुना गया है, यानी जो वसंत ऋतु का जो परिदृश्य है यानी वातावरण है, वे एक राजा के आगमन काल की, जैसे एक राजा अपने पूरी चतुरंगी सेना को साथ लेकर आता है, उसी के अनुकूल जो ऋतु वर्णन है उसको राजा के समान आगमन काल की वस्तुओं और भावनाओं से बुना गया है, बांध दिया गया है। रंगीन, उपवन, सुगंधमय, यानी जो ऋतु वर्णन है, वसंत ऋतु है मानो, तो वहां रंगीन उपवन यानी बगीचे हैं, वो रंग से युक्त, विभिन्न प्रकार के रंगों से युक्त है, क्योंकि विभिन्न प्रकार के वहां पौधों से फूल निकलते हैं और उनसे बहुत ही अच्छी आनंद देने वाली गंध निकलती है। कोकिल चारण की भूमिका में पदगान कर रहा है। कोयल जो है और ऋतु वर्णन के अंतर्गत जब वसंत ऋतु आती है तो वहां कोयल अपनी मधुर वाणी के द्वारा और जो कवि द्वारा जो ऋतु वर्णन अपने शब्दों के द्वारा जो पदगान किया है, वहां कोयल चारण भाट कवि जो होते हैं उनकी भूमिका को वहन करती है। शोभा के सुखमय उपकरण सेना के कवायद की छवि उत्पन्न कर रहे हैं और
शोभा के सुख में, यानी वहाँ जो ऋतु वर्णन जो होता है, वसंत ऋतु का जो वर्णन होता है, वहाँ अपने शब्दों के माध्यम से कवि ने ऐसा परिदृश्य दिया गया है कि वास्तव में शोभा के सुख में, यानी चारों तरफ हमें सुख दिया गया है, हम आनंद से युक्त हैं, साथ में उपकर सेना के कवायद की छवि उत्पन्न करते हैं। यानी एक प्रकार की जो सेना की जो नियमावली है उस छवि को हमारे सामने पेश किया गया, क्योंकि राजा एकाकी गमन नहीं करता है। कहा जाता है, माना जाता है कि कभी भी राजा जब वन में जाता है या बाहर जाता है, जंगल में निकलता है, सेना के साथ निकलता है, तो अकेला कभी भी नहीं जाता है। ऐसे ही ऋतु वर्णन में एक चतुरंगिनी सेना के समान वसंत ऋतु को एक राजा के समान बताया गया। इसी तरह भीषण ग्रीष्म के बाद झुलसी हुई प्रकृति पर जब वर्षा की बूंदी पड़ती, यानी गर्मी अत्यधिक पड़ती, गर्मी अत्यधिक पड़ने के कारण से और प्रकृति की जो छटा है, वह शोभा है, बिल्कुल झुलस जाती है। उसके बाद प्रकृति पर जब वर्षा की बूंदी पड़ती, जब वर्षा आती है, वर्षा का समय आता है, वर्षा हो जाती है, तो धरती नैनाभिराम एवं सुखमय हो जाती है। यानी धरती का जो वातावरण है वो आंखों को सुंदर लगने वाला होता है और हमें सुख देने वाला हो जाता है। मानसून का आगमन इस कृषि प्रधान देश के लिए एक उत्सव की तरह होता है। जैसे हमारे देश में अनेक प्रकार के उत्सव होते हैं, ऐसे ही मानसून का जो आगमन होता है, जैसे शुरुआत होती है मानसून की, तो हमारा देश है वह कृषि प्रधान देश है, क्योंकि हमारे देश में खेती की जाती है, इसलिए कृषि प्रधान मुख्यतया कृषि प्रधान देश कहा जाता है। कि देश के लिए एक उत्सव की तरह होता है, एक उत्सव माना जाता है। कवि ने डूब कर यानी गहराई में जाकर बरसात के ऋतु चक्र को आंखों के आगे साकार कर दिया गया है, अर्थात एक आकार दिया गया है। यानी पंक्तियों के माध्यम से वर्षा ऋतु का जो चक्र होता है, वे कवि गहराई में जाकर बरसात के ऋतु चक्र को आंखों के आगे साकार कर दिया है, अर्थात आकार से युक्त कर दिया है पंक्तियों के माध्यम से काव्य में। शीत ऋतु की आक्रामकता को, यानी शीत ऋतु का जो प्रभाव है जबरदस्त, को सेनापति के आचरण व्यवहार में कवि ने वर्णित किया है। इस हमले ने पूरी प्रकृति को पराजित कर दिया। यानी जब शीत ऋतु आती है तो शीत ऋतु यानी सर्दी अत्यधिक गिरती है, अत्यधिक गिरने के कारण से उसकी ठिठुरन पैदा हो जाती, उसका प्रभाव ऐसा महसूस किया जाता है कि वास्तव में सेनापति ने स्वयं ने अपने आचरण महसूस किया और अपनी पंक्तियों में पिरो गया, और इस हमले ने पूरी प्रकृति को पराजित कर दिया है। बर्फीली हवा की चुभन तीर के समान घातक है। यानी जब सर्दी में और बर्फ से युक्त हवा चलती है तो वह चुभन तीर के समान घातक होती है, अर्थात वह हमें जैसे पैने तीर होते हैं उसके समान हमारे लिए विनाशकारी होती है, यानी परेशान करने वाली होती है। सूरज का तेवर निस्तेज पड़ गया है, यानी जब अत्यधिक ठिठुरन होने के कारण से, बर्फीली हवा चलने के कारण से सूरज का जो प्रभाव है वह भी कम पड़ गया है। अलाव की आग को घेरकर जन समुदाय ठिठुर रहे हैं और अत्यधिक सर्दी गिरने के कारण से लोग जहां आग जलाई जाती है उसके चारों तरफ लोग बैठते हैं और ऐसा महसूस किया जाता है अलाव की आग को घेर रहे फिर भी लोग ठिठुर रहे। ऐसा कवि ने अपने शब्दों के माध्यम से शीत ऋतु का वर्णन किया। देश समाज पर ऋतुओं के प्रभाव का जीवंत वर्णन ही सेनापति को कालजयी कवि बताता है। यानी कहा जाता है कि देश समाज पर ऋतुओं का जो प्रभाव है अपनी रचनाओं के माध्यम से जीवंत जो है यानी सजीवता से युक्त वर्णन कवि के द्वारा और कालजयी कवि बनाता है। कालजयी का मतलब होता है जिसने मृत्यु को जीत लिया, अर्थात रचनाओं के प्रसिद्ध होने के कारण कवि मरकर भी अमर हो गया है। ये जो कविता है, इस कविता में मैंने पंक्तियां आपके सामने लिखी। यह मनहरण कविता होता है और यह वर्णिक छंद होता है। इसमें 31 वर्ण होते हैं। 16वें वर्ण के बाद में यति,
और 15 वर्ण के बाद में यति होती। 7वें अंत में गुरु लघु नहीं होता है। अब मैं इसकी मात्राएं मैं आपको वर्ण गिनकर बतला रहा हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 यानी यहाँ 16 वर्ण हो गए। 16 वर्ण हो गए। 16 वर्ण के बाद मैंने यति बताई। इसके पश्चात देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 यहाँ भी 15 के बाद में यति यानी यति का मतलब होता है ठहराव। 7 में ही अंत में गुरु लघु नहीं होता है। अब गुरु लघु क्या मैं लिखता हूं, गुरु लघु नहीं होता है। गुरु का मतलब होता है बड़ी मात्रा और लघु का मतलब होती है छोटी मात्रा। तो यहां देखिए यहां ये लघु है और यहां गुरु है, तो अंत में गुरु लघु नहीं होता है।